अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हमारे साथ है सर सान बुखारी अगेन। आज इंशाल्लाह हम लोगों ने काफ़ी न्यू ईयर जैसे 2026 को पहली दफ़ा बुलाया है, सर वेलकम सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। आज इंशाल्लाह सर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू ईयर में काफ़ी हैपनिंग चीज़ें हो रही है। एक है वेनेजुएला में जो कह सकते हैं यूएस का अटैक, एक उस पर डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। एंड देन एक फॉल आउट एक तरीके से बन रहा है यमन में, जो अब थोड़ा बहुत क्लियर भी हो गया है यमन में, बिटवीन सऊदीज और अमारातीज। तो सर जस्ट बिफोर हम लोग वो टुवर्ड्स द एंड हम लोग डिस्कस करेंगे यूएई को और यमन को। तो पहले स्टार्ट करते हैं एम्पायर से और वेनेजुएला वेनेजुएला से। तो 3 जनवरी को अचानक सुबह सुबह मैं सुबह सुबह ही उठा, तो अब पता चला कि जी अटैक हो गया क्राकस में। सो व्हाट डिड बड़ा हैपन? खरोशी का वाकया हो गया है। हाँ, हाँ, तो ट्राई टू, सॉरी। हाँ, ट्राई टू हेल्प अस अंडरस्टैंड क्या हुआ एंड लाइक व्हाट इज डिजाइन ओवर हियर, क्योंकि कुछ अपेरेंटली कुछ समझ नहीं आ रही कैसे, तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू गेट एट, स्पेशली कैसे तो यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, समझ तो मुझे भी मतलब थोड़ी बहुत ही आई है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका माइंड बड़ा अनफैथमेबल है। मतलब अगेन इट्स लाइक व्हाट वुड द जोकर डू नेक्स्ट। सो ओनली बैटमैन कैन गेस दैट, एंड दैट टू ओनली समटाइम्स। तो मैंने क्या उसको गेस करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट। अब वेनेजुएला पर काफ़ी अरसे से यूएस का प्रेशर था, ट्रम्प का। लेकिन उससे पहले भी वेनेजुएला पर ह्यूगो चावेज के दौर से ही यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत ज़्यादा सैंक्शंस है। और वन ऑफ द मोस्ट सैंक्शनड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स जो है वेनेजुएला के हैं। लेकिन टोटल वेनेजुएला मतलब मेरा ख्याल है $4 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है साल में। जबकि अगर आप गल्फ में देखें, सऊदीया की मतलब $180 बिलियन की एक्सपोर्ट, हालांकि रिजर्व वेनेजुएला के ज़्यादा है। फिर वेनेजुएला का तेल थोड़ा निकालना मुश्किल भी है। अपेरेंटली इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट दैट ऑयल। उसके लिए उन्हें अच्छी मशीनरी चाहिए, जो कि सैंक्शंस की वजह से दे कुडंट गेट इट, ना ही उसमें कोई इन्वेस्टमेंट हुई। तो जनरली जो है वो वेनेजुएला की मतलब पर कैपिटा इनकम भी बड़ी फॉल कर गई। ह्यूगो चावेज जो है उसके दौर में 50% से पॉवर्टी की रेशो जो है वो 20% पे आ गई थी। आई थिंक मुझे चेक करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है इतना ही है। उसके बाद वो दोबारा वही 40-50% पर है। 80 लाख लोग वेनेजुएला से माइग्रेट करके, मतलब जिस तरह की माइग्रेशन हम पाकिस्तान में देख रहे हैं ना, और ब्रेन ड्रेन, उसी तरह का एक खौफनाक किस्म का ब्रेन ड्रेन वेनेजुएला में भी हुआ है पिछले 10-12 सालों में। 8 मिलियन लोग उस मुल्क से निकले हैं। तो मतलब वो उस मुल्क के हालात तो कहीं से भी अच्छे नहीं थे, लेकिन उसके पास तेल की दौलत है, और उनकी एक वो गवर्नमेंट सोशलिस्ट है, जो कि मतलब जिसको एक आइडियोलॉजिकल एनिमी के तौर पर पेंट करना आसान है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने जो किया जी, कि उन्होंने कहा कि भाई इन्वेजन करने की बजाय हम एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक से काम चला लेते हैं। एंड ही डिडंट किल द मैन, ही ब्रॉट हिम फॉर अ ट्रायल इन न्यूयॉर्क। उसको उठा के ले आए। ट्रायल किस चीज़ का, मतलब वो तो अगेन एक बहुत ही फ्लिमजी सी चीज़ है। अब ये बात भी मुझे अनक्लियर है कि उसको मारा क्यों नहीं, उठा के ले क्यों आया। क्योंकि अब उसे कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, वो कोर्ट में आएगा। और जिस तरह इमरान खान की एक एक ट्वीट पर जो है वो बेचारे डीजीआईएसपीआर को लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ जाती है, उस तरह वो जेडी वांस को और रूबियो को इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी पड़ेंगी, और बातें उसकी सही होंगी, सारी दुनिया उसकी सुन रही होगी। तो मतलब इस स्पेक्टिकल का फायदा तो कोई नहीं है। और बट डोंट अगर आपने गैंगस्टरिज्म ही करना है तो मार देते, मतलब कोई ऐसा मसला नहीं था प्रोबेबली उसमें भी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं मारा। आई कैंट आंसर दैट। बट डोंट यू थिंक इट्स मोर लाइक कि एक ह्यूमिलिएशन रिचुअल, जैसे वो रोम में नहीं था होता जब कैसे तो फाते हो जाते थे। प्राइमरल नहीं, लेकिन आप रोम से काफी आगे आ गए ना। देखो, ह्यूमिलिएशन रिचुअल क्या है, किसकी ह्यूमिलिएशन, ये भी तो एक सवाल है ना। ह्यूमिलिएशन तो उसकी होती है जिसको लोग गलत समझते हैं। जिसको लोग गलत नहीं समझते उसको मजलूम समझा जाता है। मजलूम की ह्यूमिलिएशन नहीं होती, मजलूम उल्टा आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बन जाता है अगर आप उसको पब्लिक आई में बार बार लेकर आए। इवन जूलियस सीजर was forced to let go some of his captives he wanted to kill during triumphs, क्योंकि अवाम जो है उसने कहा नहीं 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 मारना, नहीं मारना। वो एंड पे कहते होते थे ना, पूछते होते, तो अवाम की तरफ से शोर आया किसी पर, अवाम को तरस ही आ गया, तो अवाम ने कहा जी उसको नहीं मारना, नहीं मारना।
तो नहीं मारा, फिर छोड़ दिया गया इसी वजह से, अवामी प्रेशर में। और इवन जूलियस सीजर जैसे बंदे को भी छोड़ना पड़ जाता था। तो ट्रायम्फ के फिर ये मसाइल भी तो होते हैं ना, पहली बात तो ये। दूसरा, ये दौर थोड़ा डिफरेंट है। अभी जो है वो, आप फिर जूलियस सीजर के दौर में तो उनको कोई ट्रायल भी नहीं होता था, किसी अदालत में भी वो नहीं जाते, जैसा मर्जी हो, होता तो शो ट्रायल ही है, सबको पता है इंसाफ का कत्ल ही होना होता है उसमें। लेकिन एटलीस्ट एक उनको काम करना पड़ता है कि उनको अगले को बोलने देना पड़ता है। तो जब वो बोलता है ना, तो वो आपके बड़े नैरेटिव्स जो है वो तोड़ फोड़ के रख देता है। तो मतलब इस सारी हैसल में पड़ने का कोई फायदा मुझे समझ नहीं आया। इट्स अ पीआर डिजास्टर। फायदा इसका कोई है नहीं, उसको अपने पास रख के क्या करना है। आपने डिकैपिटेशन ट्राई की कि भाई मदुरो को निकाल लिया आपने, आपने उसके बाकी लोगों को शो करा दिया कि देखें जी हमारे हाथ बहुत लंबे हैं, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, हम किसी को भी उठा सकते हैं, तो इसलिए बेटर प्ले बॉल, अदरवाइज यू विल बी नेक्स्ट। तो वो चीज आपने शो करा दी थी ना। तो वो आप मार के भी करा सकते थे, उठा के भी करा सकते थे। उठाना फिर ज्यादा मुश्किल भी होता है। फिर उसके बाद वही बात है कि अब उठा कर ले आया हो तो उसका करना क्या है। तो ये पता नहीं क्यों, मतलब मे बी इट्स ऑल अबाउट द पेजेंट्री। यस यू आर राइट, कि वही ट्रायम्फ वाली बात है। वो एक बहुत, हाँ, बहुत ट्राइबलिस्टिक माइंडसेट के लोग है ना, जैसे जो Well, exactly. एडमिनिस्ट्रेशन। Donald Trump thinks what's best for Donald Trump what he likes instead of what's best for the US empire. ये उसका एक मसला है, इसी वजह से ही वांटेड डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्टेड। मतलब हमारे पीटीआई के दोस्त चाहते थे डोनाल्ड ट्रम्प इलेक्ट हो कि वो इमरान खान को रिहा कराएगा, उस पर तो बंदा हंस ही सकता है। इसी तरह कुछ और लोगों का ख्याल था कि भाई डोनाल्ड ट्रम्प फलस्तीन के लिए कोई बेहतर होगा, वो भी फजूल सी बात है, ज़ायनिस्टों के वो उसमें है। मैं डोनाल्ड ट्रम्प से इसलिए चाहता था क्योंकि मुझे इस चीज का अंदाजा था कि डोनाल्ड ट्रंप विल वीकन द एम्पायर। पहले ट्रंप आया, फिर उसकी बहुत सारी चीजों को अंडू किया पार्शली बाइडन ने, फिर अब बाइडन वाली चीजों को ट्रंप अंडू करेगा, फिर ट्रंप की दूसरी टर्म है, आगे कोई और आगे उसको अंडू करेगा। दैट्स हाउ एम्पायर्स वीकन। तो बिल्कुल इस वजह से मैं चाहता था कि डोनाल्ड ट्रंप आए, बिकॉज ऑफ द डिसरप्ट, हाँ डिसरप्शन ना। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अगेन ही ओनली थिंक्स अबाउट व्हाट्स गुड फॉर डोनाल्ड ट्रंप, व्हाट ही लाइक्स। तो मेरे साथ ही ख्याल है कि उसके जहन में शायद ये है कि मैं मदुरो को उठा कर लाता हूँ, देखें हर जगह वाह वाह होगी, ये वो ट्रंप उसको उठा लाया, ये कर दिया वो कर दिया, ह्यूमिलिएट करा दिया। मतलब वही वाला माइंडसेट है, गैंगस्टर माइंडसेट, बदमाश माइंडसेट है। तो वुडंट रीड टू मच इनटू इट। फिर उसके बाद जो उन्होंने कहा जी आप आपका सवाल है कि भाई करना क्या क्या चाह रहे थे, तो वो भी मतलब कैट्स आउट ऑफ द बैग सिंस डे वन, कि भाई तेल पर कब्जा करना वेनेजुएला के। अब आज उन्होंने मेरा ख्याल है ऐलान किया है कि जी वेनेजुएला की जो भी तेल की एक्सपोर्ट्स होंगी वो यूएस हैंडल करेगा सारा पैसा। मतलब यूएस डिसाइड करेगा कि वेनेजुएला को कितना देना है और वो पैसा वेनेजुएला किधर लगाएगा। तो अब मुझे नहीं पता प्रैक्टिकली ये क्या होता है, पॉसिबल या नहीं, लेकिन उनके इरादे तो बिल्कुल ये हैं कि भाई हम वेनेजुएला के तेल को बिल्कुल उसी तरह यूज करें जैसे हम अपने तेल को करते हैं, जिसको चाहेंगे बेचेंगे, जिस कीमत पर चाहेंगे बेचेंगे, उसके बाद जितना हमारा दिल करेगा उतना वेनेजुएला को दे देंगे, जितना दिल करेगा उतना नहीं देंगे। तो बेसिकली ये एक सीधी सीधी है डकैती, कि आप एक गरीब आदमी का आप जागीरदार हैं, एक गरीब आदमी उसके पास कुछ जमीन है, तो आप क्या करते हैं, आप पहले कहते हैं कि ये गरीब आदमी जराइम में मुलविस है, उसके बाद आप उसके घर से जाकर उसे उठा लेते हैं, उसको अपनी जाती जेल में कैद कर देते हैं, जैसे सिंध में और साउथ पंजाब में और बलोचिस्तान में ऐसे बहुत सारे जागीरदार वगैरह मौजूद है। उसके बाद जो है वो आप उसके बीवी बच्चों को कहते हैं कि भाई हाँ अब इंसान के पुत्र बनो, जो मैं कहता हूँ वो मानो, नहीं तो तुम्हें भी ले जाऊंगा उठा के। और उसके बाद आप उसे कहते हैं कि भाई अब ये जमीन जो है ना, इस पे मेरा ऑर्डर चलेगा, जो फसल मैं कहूंगा वो बोई जाएगी, जो पैदा होता है उनकी सारी मेरे पास आएगी, मैं खुद बेचूंगा, और तुम्हें जो रोटी वोटी चाहिए वो फिर मैं प्रोवाइड करूंगा, एंड यू शुड थैंक मी फॉर इट। इसके लिए आप मेरे पाँव चूमें और मेरा जो है ना वो जूतियां अपने सर पे रखें। तो बेसिकली दैट इज व्हाट द फ्यूडल लॉर्ड्स डू एक्चुअली इन मेनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एज वेल। तो बिल्कुल उसी तरह जो है वो अमेरिका भी बिल्कुल उसी तरह बिहेव कर रहा है, जो एक फसाड अमेरिकन अपने ऊपर चढ़ाते हैं, वेस्टर्न सिविलाइजेशन अपने ऊपर चढ़ाती है। जो लोग हिस्ट्री से वाकिफ हैं उन्हें पहले ही पता है कि ये फसाड कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखता। हमेशा से जो वेस्टर्न यूरोपियंस हैं, जो वाइट्स हैं, दे हैव ऑलवेज बीन बारबेरियंस, दे हैव ऑलवेज बीन थीव्स, ये हमेशा से डाकू और लुटेरे ही रहे हैं। अब वास्को डे गामा का हम नाम पढ़ते हैं, तो वास्को डे गामा क्या था, वो एक पायरेट था, बहरी कजाक था।
बहुत बड़ा हीरो है जी, वो क्यों क्यों इसने लूट मार के नए रास्ते दरियाफ्त किए। जैसे कि जराइम की दुनिया में भी ज्यादा अच्छा बड़ा क्राइम किंग कौन बनता है, जो नए नए टारगेट आइडेंटिफाई करता है और उनको सक्सेसफुली जो है उनको लूटता है। तो बिल्कुल उसी तरह वास्को डे गामा ने इंडिया का रास्ता दरियाफ्त कर लिया। पायरेट था, डाकू था। लॉर्ड क्लाइव को आप पढ़ लें कि वो क्या था, वो एक नंबर का डाकू था। इसी तरह हेस्टिंग्स था, हेस्टिंग्स को बड़ा अच्छा समझाया था। इवन डालरिम्पल अच्छे स्टोरियन है, उन्होंने बड़ी तारीफें लिखी हैं हेस्टिंग्स की अपनी किताब में। हेस्टिंग्स वो बंदा है जिसने ये अवध में ये किया कि भाई बेगमात के जेवरात, इवन औरतों के जेवरात लूटने, तो वो दे नहीं रही। तो उसने जो है वो बेगमात को बंद कर दिया, उनके एम्प्लॉयर में ना खाना जाएगा ना पानी जाएगा। और उनका जो ट्रस्टेड एक हिंदू सर्वेंट था, वो ये मुस्लिम थी सारी खवादी, जो हिंदू सर्वेंट था ही वॉज वेरी लॉयल। उस बेचारे को इतना टॉर्चर किया कि वो मर गया। और जब वो बेचारा मर गया है, पता नहीं मरने वाला था, तो उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपने सारे जेवरात दे दिए। एंड देन ही वाज किल्ड एनीवे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो ये अच्छे वाला है बाय द वे ना, ये सिविलाइज्ड यूरोपियन है, गोरा है। इसी तरह फ्रेंच ने जो वियतनाम में और अल्जीरिया में किया है, तो अमेरिकन जो फिलीपीन में करते रहे हैं, फिर उसके बाद अमेरिकन से By the way, कैसे फिर अक्सर लोगों को गलत फहमी है कि कैसे था अमेरिकन जो है वो बुरे बने हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। नहीं नहीं, देखो देयर इज अ रीजन। हिटलर की जाती ट्रेन का नाम था अमेरिका। हिटलर आइडियलाइज्ड अमेरिका। हिटलर कहता हमने अमेरिका बनना है। जिस तरह अमेरिका ने जेनोसाइड करके एक लिविंग स्पेस जनरेट किया और एक एम्पायर बनाई, उस तरह मैंने एम्पायर बनानी है। तो हिटलर अमेरिका नहीं बन सका, लेकिन बनना चाहता था। तो अमेरिका तो वो चीज बन गया जो हिटलर बनना चाहता था। तो अगर आप हिटलर को इतना इवल समझें, तो हिटलर तो इवल के इम्तिहान में फेल हुआ ना अमेरिका के मुकाबले, वो पूरे नंबर नहीं ले सका। मतलब हिटलर उस बच्चे की तरह है जो देखता है कि भाई यूनिवर्सिटी ऑफ ईवल में उसका दाखिला हुआ है, और वो मेरिट लिस्ट पर देखता है तो सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ के रिकॉर्ड बने हुए हैं, इधर बोर्ड टॉप उधर बोर्ड टॉप, इंपीरियलिज्म विदाउट एनी रिपरकशंस, और फुल जेनोसाइड, क्लीन जेनोसाइड भी कर चुका है वो, उसमें भी डिस्टिंक्शन है। जेनोसाइड के पेपर में डिस्टिंक्शन, इंपीरियलिज्म के पेपर में डिस्टिंक्शन, सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं उसने। तो उसके बाद फिर हिटलर कहता है कि भाई मैं ये बनूंगा, ठीक, लेकिन वो नहीं बन सकता, वो फेल हो जाता है, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं। तो इससे अमेरिका तो जी एक्सेस ऑफ इवल जिसको कहते हैं, उसका तो अमेरिका जो है वो नंबर 1 मेरिटोक्रेटिक मेरिट के ऊपर जो है वो नंबर 1 है उसमें। तो अमेरिका इज दैट। लेकिन ये जो गैंगस्टरिज्म पे आप अमेरिका अमेरिका अगेन सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी वारदात डालता रहा, खासतौर पे यूनिपोलर वर्ल्ड में। ये काम अमेरिका कोल्ड वॉर में करता था, ओवरली थगिश बिहेवियर। और उसके बाद डिक चैनी के दौर में किया, और वो बुश के दौर में किया। अभी लेकिन जो है वो ट्रम्प के दौर में ये जो चीज नजर आ रही है, थोड़ा सा मुझे मुझे ये फील हो रहा है कि द एम्पायर फील्स इटसेल्फ वीकनिंग। तो डेस्परेट उसमें एक डेस्परेशन की भी सिक्योरिटी है, एक उनका ख्याल ये भी है। हाँ, कुछ डेस्परेशन है, कुछ ऐसे लगता है कि उन्हें लगता है वो ओवर एक्सटेंड हो रहे हैं। तो उनका पॉइंट है कि हम अपनी हेमिस्फीयर्स तो लॉक कर लेना, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, हम सारी दुनिया को बता दें कि भाई इसमें तो हम तुम्हें कभी घुसने ही नहीं देंगे। दिस वही इज मनरो डॉक्ट्रिन वाली बात। हाँ मुनरो डॉक्ट्रिन, दिस इज समथिंग वो जॉन मीर शाइम का आप बात करते हैं ना कि हम लोगों को अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है वो कैसे सिक्योर करना चाहिए एंड हाँ, लेट अदर। लेकिन ये दिस इज नॉट गोइंग टू स्टॉप ऑन दैट। अमेरिका में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो डीप स्टेट है। मेरा जाती ख्याल है डीप स्टेट हमेशा करती है कि उसे नहीं पता कि भी डेमोक्रेसी है, प्रेसिडेंट इलेक्ट होके आते हैं, वो हर प्रेसिडेंट को ना उस राह के जरिए यूज करती है जिसपे वो खुद एमन एबल हो। आप जो अच्छा स्मार्ट बंदा होता है ना, वो दरिया का रुख चेंज नहीं करता, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा चैनल करता है अपने फायदे के लिए। उसको उल्टा नहीं सकते आप, नॉर्थ को साउथ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे दाएं बाएं कर सकते हैं अपने फायदे के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा सा इस टाइप का प्रेसिडेंट था, जो वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा और इस टाइप की बातें कि भाई सारी दुनिया में हमने क्यों टांग अड़ाई हुई है। हालांकि अड़ाई इसलिए हुई है कि इंपीरियल एम्पायर को उससे बहुत फायदा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये बात समझाना भी वैसे भी मुश्किल है। तो उनका पॉइंट ये है कि भाई हमने अपनी हेमिस्फीयर को तो सॉलिडिफाई करना ही है, चीन और रूस को भी बताना है, सारी दुनिया को बताना है भाई हैंड्स ऑफ। तो ट्रंप के दौर में इससे ये काम करवाना ज्यादा आसान है कि उसका सारा फोकस इधर रखा जाए, और उसके बाद जो ग्लोबल एम्बिशन है वो कोई नहीं, अगली टर्म वाला आ जाएगा तो उसके साथ वो उसमें उस पर काम हो जाएगा। तो ये जो अमेरिका का वेनेजुएला के अंदर घुस के डकैती करना, और उसके बाद ये कहना कि ये हमारी हेमिस्फीयर है, और आपको नजर आता है कि अमेरिका थोड़ा सा यूक्रेन में भी किया है कि भाई अच्छा रूस कुछ इलाका लेता है तो लेने दो। अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि इसका ये मतलब है कि एम्पायर इज स्टेपिंग बैक
और वो कह रहे हैं हम अपनी हेमिस्फीयर में, और चीन जो मर्जी ताइवान में करे और रूस जो मर्जी यूक्रेन में करे, उससे हमारा इलाका नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। द यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट लेटिंग गो ऑफ द एम्पायर बाय एनी मींस। कभी मैं नहीं करेगा। मैं ये कह रहा था, आई थिंक मैंने लास्ट चीज भी कहा था कि आई विश दे डिड दैट। पता नहीं कौन कह रहा था, मैंने कहा कि पीपल आर अंडर द इल्यूजन कि किस तरह अमेरिका हैज द सेम ग्रेस जो सोवियत यूनियन के पास था। सोवियत यूनियन को रियलाइज हुआ ना कि टाइम खत्म हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है जंग लड़ने नहीं नहीं नहीं, की। वो हाँ, नहीं है वो। अमेरिका में कोई ऐसी कैसे सिंगल बोन नहीं है जिसने हमें कैसे तरह डुबा के नीचे के जाना। नहीं, और अमेरिका इज वेरी पावरफुल। अमेरिका की जो मिलिट्री है दैट्स वेरी पावरफुल। चीन की मिलिट्री सेकंड नंबर पर आएगी प्रोबेबली दुनिया में, और चीन से अमेरिका का मिलिट्री माइट एटलीस्ट 5-6 गुना बड़ा है इस वक्त। तो टाइम लगता है ना। तो अमेरिका जो है वो अपनी उस मिलिट्री माइट को भी लेवरेज करके दिखा रहा है सारी दुनिया को। अमेरिका ने बेसिकली शो अप किया है पुतिन को भी और चाइनीज को भी कि देखो ना, हमने यूं उठा लिया ना उसे, है कोई हम जैसा, हमने ईरान पे भी बम मार दिए। ठीक, हम जहाँ चाहे बम मार सकते हैं, आप में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, इसलिए औकात में रहे। लेकिन अमेरिका ये गेम फिर भी हार रहा है। और चाइनीज हैं, दे आर प्लेइंग इट वेरी कूल एंड आई थिंक वेरी वेल। मतलब वन फील्स फॉर द वेनेजुएलंस के चाइना और क्या ने उनका कोई साथ नहीं दिया, वो उस पोजीशन में भी नहीं थे कि साथ देते। दूसरा, चाइना को पता है कि उसने खुद को ओवर एक्सटेंड नहीं करना, खास तौर पे अभी। तो Venezuela is too far away. The Chinese can't do little about it, and the Chinese won't do anything. अब इस केस में आप कह सकते हैं वेनेजुएला को क्या करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, वेनेजुएला के लिए शायद बेहतर ये है कि थोड़ा सा ट्रम्प को अपीज ही कर दे, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम एनीवेयर। और एक चीज होती है ना, जो आप में कोई सब्सटेंस हो, जैसे कि क्यूबा है। क्यूबा हैज बीन रेजिस्टिंग यूएस इंपीरियलिज्म फॉर लॉन्ग एंड वेरी सक्सेसफुली। उसकी वजह है कि क्यूबा ने अपनी ह्यूमन कैपिटल में बहुत इन्वेस्ट किया। अब पूरे लैटिन अमेरिका में इन सो कॉल्ड सोशलिस्ट स्टेट्स को डॉक्टर भी नहीं मिलते, डॉक्टर भी क्यूबा भेजता है। भाई तुम अपने डॉक्टर भी नहीं बना सकते। फिर उसकी जो सिक्योरिटी डिटेल थी मदुरो की, वो भी मेजोरिटी क्यूबन थी। आपकी सिक्योरिटी डिटेल भी क्यूबा भेजता है, और वो बहुत छोटा मुल्क है बाय द वे कंपेयर हाँ, टू कोलंबिया और वेनेजुएला। और उसके पास कोई तेल के ज़खायर नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आप देखो पर कैपिटा इनकम है तो 3 गुना है क्यूबा की वेनेजुएला से। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत मजे में कैसे थे वेनेजुएला से काफी ऊपर है। क्यूबा भी कैसे थे। आई थिंक 59 से ही अम्बार्गोस लगे हुए हैं ना क्यूबा में भी। हाँ लगे हुए हैं, लेकिन दैट इज सर्वाइविंग। तो उसकी वजह यह है कि उनका ह्यूमन रिसोर्स है बेहतर। वेनेजुएला में बड़ा क्लियरली द ह्यूमन रिसोर्स इज सॉर्ट ऑफ वो पाकिस्तानी क्वालिटी का लगता है। और ना उनके पास कोई अपनी जो है वो अच्छी को फौज है, ना उनके पास कोई एजुकेशन सिस्टम बेहतर है। उनका भी ब्रेन गेन बहुत हो रहा है ना। तो ब्रेन गेन इतना हो गया कि उस मुल्क में कोई टिकता ही नहीं जो थोड़ा भी बेहतर हो अपेरेंटली। तो ये चीजें ना, हम ये बातें कहते हैं ठीक है जी कि मदुरो के साथ जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जनरली जो सोशलिज्म वाले प्रचार करते हैं कि एगैलिटेरियन सोसाइटी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक करते हैं। लेकिन जब आप इस तरह के रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी पर जाते हैं, फिर आपने उसका बिल भी भरना होता है, जैसे क्यूबा और ईरान भर रहे हैं। अब ईरान की भी उन्होंने पूरी जो है वो टॉप टीयर लीडरशिप साफ कर दी, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप स्पेशली। लेकिन ईरान ने शो कराया इसराइल को बहुत सारे मिसाइल मार के कि हमारे पास रिडंडेंसी है, हमें फर्क नहीं पड़ा। ऑन द अदर एंड क्यूबा को, वेनेजुएला को अगर आप देखें ना, तो वो मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है। उसकी कोई चीज बेहतर नहीं हो रही। जब से क्रिपलिंग सैंक्शंस लगी शावेज के दौर के एंड पे, उससे लेकर आज तक क्यूबा, सॉरी वेनेजुएला, मुसलसल डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर ही है। चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो, चाहे वो आपका बेसिक सोसाइटी हो, हर चीज में नीचे ही जा रहा है ना। तो आप ये नहीं कर सकते। अब ईरान की अगर आप मिसाल ले लें, तो ईरान में बात होती है ना विमेन की, ईरान में विमेन एजुकेशन का लेवल तो देखें ना जरा, फिर आपको पता चल जाएगा कितने बीसों का सोआ है। ईरान में आप देखें कितने साइंटिस्ट पैदा हो रहे हैं, उन्होंने अपने खुद मिसाइल बनाए हैं जो हमने इसराइल पर मारे। अब वेनेजुएला किसी पर मिसाइल मारने जुगा नहीं है, मार ही नहीं सकता। जब आप अंपायर की गोद में बैठ के, मतलब वेनेजुएला और अमेरिका में उतना फासला भी नहीं है, जियोग्राफिकली बड़े करीब है। जब आप अंपायर की गोद में बैठ के उसको रेजिस्ट करते हैं, तो आपके पास बड़ी एक आयरन विल होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी में एक स्किल होनी चाहिए, एक मोटिवेशन होनी चाहिए। तो वो अनफॉर्चुनेटली उस तरह नजर नहीं आ रही। तो वो ये प्रॉबेबली उस वही है ना कि कैसे द विल चाहिए ताकि आपके लोग भी आपको डिफेंड कर सके। जैसे 64 63 में जब किसके थे बे ऑफ पिग्स की इन्वेजन थी ना, 61 भी यार, हाँ 61 62 में वो कैनेडी के अंडर। तो उन्होंने कहा जी जब वापस, हाँ, वापस जाए घर वापस जाए, तो वो भी जरूरी होता है। तो
मतलब वेनेजुएला, लेकिन इस वक्त अब आप क्या एक्सपेक्ट करें, वो अमेरिका पर को मिसाइल फायर करके वो तो वो कर नहीं सकता। उसके बाद आप क्या करें, तेल क्या है, उनका तेल का बड़ा कस्टमर है चाइना। चाइना ने तो बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई वी बिलीव इन यू, गुड लक। ठीक है, दैट वाज दैट। तो उसके बाद जो है वो रशिया जो है वो रशिया कैंट इवन हेल्प इटसेल्फ। तो वो वेनेजुएला की क्या मदद करेगा। तो वेनेजुएला इज ऑल अलोन, और उनकी सोसाइटी, उनका सारा कुछ अंदर डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पर है। तो एक डाकू अब उनके घर में आ गया। लेकिन ये जो डाकू है ना, इसके साथ आप चल लो, अगर कोई डील होती है कोई अपीसमेंट के जरिए, इफ यू कैन बाय टाइम, फाइन, कोई मसला नहीं है, ऐसा किसी को इतराज भी नहीं होना चाहिए इस पर, क्योंकि आपकी उनकी सोसाइटी इस वक्त जो है वो बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि रेजिस्ट कर सके। उसको बिल्ड करना पड़ेगा दोबारा। जैसे हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान से अगर कोई बंदा एक्सपेक्ट करता है कि वो को अल-कुद्स के लिए या इवन कश्मीर के लिए कुछ करने का, तो पाकिस्तान में कैपेबिलिटी नहीं है, ना हमारी सोसाइटी में, ना हमारी रियासत में। तो हमें कैपेबिलिटी बिल्ड करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इसी तरह वेनेजुएला को भी कैपेबिलिटी बिल्ड करने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। तो इस वक्त अगर ट्रंप को ईगो ट्रिप पर है, तो उसको थोड़ी अपीसमेंट चाहिए कि उसके बाद वो इनको थोड़ा तंग करना कम कर दे, तो फाइन, कर लें। अगर आप स्किलफुली इसको नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते उनको जो जिस चीज पर तवज्जो देने की जरूरत है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पर है। अपने मुल्क के अंदर अगर एक फेयरनेस का सिस्टम जिसमें लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपने टैलेंट्स रियलाइज कर सकें। और पैट्रियोटिज्म भी तभी चलता है जब आप पैट्रियोटिज्म के बदले भी कुछ मिल रहा हो, आपको एटलीस्ट एक सेंस ऑफ नेशनल ऑनर मिल रहा हो, आपको एटलीस्ट कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। खाली खोली पैट्रियोटिज्म नारों पर कुछ नहीं चलता। ना पैट्रियोटिज्म का नारा कामयाब होता है, ना इस्लाम का, ना किसी और का। जैसे वो आर्टिकल लिखा था ना, जिसके बाद आग ही लगी, वो क्या नाम है उसका, वो निजामानी, जो उसने वो बूमर्स पे आर्टिकल लिखा है ना एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे, जो उड़ा दिया गया, किसी ने पढ़ना नहीं था, बाहर किसी ने पढ़ लिया। मजे की बात, वो बंदा बड़ा एंटी इमरान खान टाइप है और उसको काफी रोस्ट करता रहा। तो लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी। अभी आपने उसको सेलिब्रिटी बना दिया, हालांकि बात उसने ठीक कही थी। उसने ये कहा था कि आप जो इधर उधर जाकर मंजन बेच रहे हैं, मंजन बिकने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पीछे सब्सटेंस कोई नहीं है। दैट्स ऑल ही सेड एंड ही वाज राइट। अब वही वाली बात है कि वेनेजुएला में भी सोशलिज्म का मंजन बेचने की बजाय इस चीज पर तवज्जो देनी चाहिए कि भाई किस तरह डेवलप किया जा सकता है उस सोसाइटी को। तो दैट वुड बी बेटर, खास तौर पे जबकि वो खुद भी कमजोर हैं और उन्हें बाहर से कोई हेल्प नहीं पहुंच सकती, ना ही पहुंचनी है। तो मतलब पाकिस्तान की अगर आप बात करें ना, पाकिस्तान फिर भी उसके साथ एटलीस्ट और कुछ नहीं तो चाइना से ही बॉर्डर मिलता है। ठीक है। मैं अगर बात करता हूँ कि पाकिस्तान को जी यूएस एम्पायर को रेजिस्ट करना चाहिए, तो उस पर जियोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, फिर हमारी एक आइडियोलॉजिकल डायमेंशन भी है, फिर हमारे पास एक चाइना का ऑप्शन भी मौजूद है। वेनेजुएला के पास ये ऑप्शंस ही नहीं है। तो उन ऑप्शंस को देखकर रियलिस्टिकली काम करना चाहिए। जैसे कि अब मैं, वो लोग कह रहे हैं पाकिस्तान फौज भेज दीजिए गजा, तो वो उस वक्त भी हम तो हंसते थे कि पाकिस्तान ने कभी गजा फौज भेजी तो शायद इसराइली ऑर्डर्स पर भेजे। मुझे क्या पता था कि जोक उल्टा अपने गले पड़ जाएगा बाद में। आपको जोक करते वक्त भी डर लगता है। उस वक्त भी आई ट्राई टू टीच पीपल कि यार दिस नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान अपनी हदूद में रहते हुए ही फलस्तीन की हेल्प कर ले, तो ये बड़ी बात है जो हमने नहीं की। तो हम कर सकते थे, वो भी नहीं किया, इनकम पे जा रहे थे। तो लेकिन ये जो बातें ना अजीब गरीब किस्म की फैंटसीज जो हमारे यहाँ लोगों को आती हैं कि बस ये कर लें और वो कर लें और तहस नहस कर दें, जिन्होंने जिंदगी में कभी जो है वो एक दुकान भी ना सही तरीके से चलाई हो, या जो है वो जिंदगी में कोई मीनियल सी जॉब भी कभी प्रोफेशनली ना कर सके, वो बताते हैं कि दुनिया कैसे फतह करनी है और अमेरिका को कैसे फतह करना। तो प्रोबेबली बेस्ट एडवाइस फॉर वेनेजुएला इज के try to appease the tyrant a bit in order to gain space and focus on your own people। ये जो ब्रेन गेन है एटलीस्ट इसको तो स्टॉप करवाओ। आप तो अपने लोगों को एटलीस्ट को अपॉर्चुनिटी को, एजुकेशन को, आगे बढ़ने का मौका, फिर उसके बाद वो अपना वेनेजुएलन नेशनलिज्म खुद डिस्कवर करेंगे और खुद ईरानियों की तरह खड़े होकर कहेंगे कि हमें नहीं चाहिए वेस्टर्न हेजीमनी। तो बजाय इसके कि आप लोगों को जो है वो बांध के रखने की कोशिश करें, ऐसे नहीं होता, दिस नॉट पॉसिबल। ये बात ना हमारे एचपीआर वालों को समझ आती है, ना अपेरेंटली वेनेजुएला की लीडरशिप को आ रही है। लेकिन अभी समझ लेना चाहिए ना, फिर जब भी आप अपने लोगों को प्रेस कर देना, आप टायरेंट के लिए रास्ता खोलते हैं। कोई ना कोई टायरेंट आके आपको हिमिलिएट कर देगा, आपके मुल्क को हिमिलिएट कर देगा, आपको लूट लेगा, आपको डाका डाल लेगा, और आप कुछ कर भी नहीं सकेंगे क्योंकि आप एक डिसफंक्शनल स्टेट है। आप अपनी आवाम से जंग लड़ रहे थे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हो सकता।
बाकी नॉट टू से कि भाई मदुरो या उसकी गवर्नमेंट अपनी आवाम से जंग लड़ रही थी, दे आर पॉपुलर एटलीस्ट अमंग सम। लेकिन ये बात जो उनके इंडिकेटर्स हैं, जो इतने लोग मुल्क छोड़ कर जा रहे हैं, जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो सोसाइटी की, जो एजुकेशन की, जो ह्यूमन रिसोर्स की कंडीशन है, मतलब पॉपुलैरिटी सिर्फ नहीं होती ना, काम भी करना होता है कोई। तो एक दफा अब जब आप इक़्तिदार में आ गए तो कोई काम भी करें, फिर मतलब बुजदार ना बने, फिर काम करें, वही वाली बात है। चलो वैसे बुजदार तो बेचारा इतना बुरा नहीं था, अब लगता, अब तो देख के लगता है अच्छा ही था वैसे। लेकिन अगेन अब अगर मदुरो की जगह वो ले आते ना, वो जो है वो गोलम, वो मचादो जो है, नोबेल पीस प्राइज गोलम, वो मैंने मीम शेयर की थी, वो मीम शेयर कर देना वैसे यार, इस वीडियो में ही करना ताकि लोगों को समझ आ जाए। चलिए इधर मार लगा दे, इधर हम लगा दे। हाँ, तो वो जो खातून है, अगर उसको ले आओ ना, तो ये वेनेजुएला में जितने भी एंटी मदुरो लोग हैं ना, ये कल जैसे आज हमें बुजदार अच्छा लगता है ना बीबी वो को देख के, इसकी तो इसकी इसी तरह जो है। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल इराक में है ना। अब सबको किस कहते हैं, सदाम याद आता हाँ, आप सबको सदाम याद है, हालांकि ही वाज अ टायरेंट, ही वाज अ ब्लड थर्स्टी एंड इनकॉम्पिटेंट टायरेंट, लेकिन अगेन अब सदाम भी याद आ जाता है। तो उसी तरह टू बी ऑनेस्ट, सदाम का इराक और वेनेजुएला में कुछ पैरेलल्स आपको मिल भी जाएंगे थोड़े बहुत। है। कुछ ना कुछ वजह से डिफरेंसेस भी बहुत हैं ऑफ कोर्स, बहुत सारा, खैर बहुत एक लंबी बहस हो जाएगी। तो बहरहाल जनरली मेरी एडवाइस वेनेजुएला के लिए तो यही है कि वही बात है कि अभी तो इस टायरेंट को, इस डाकू को थोड़ा बर्दाश्त करें और अपने अंदर रेजिस्टेंस का मादा पैदा करें। और पाकिस्तान को इससे सबक यही लेना चाहिए कि अपनी आवाम से लड़ के कोई कभी कामयाब नहीं होता। आप इंपीरियलिस्ट या डाकू का, उनके ऊपर जो है वो चिट्टे डाकू ने हल्ला बोला है, तो हमारे ऊपर राम राम करने वाला डाकू जो है वो हल्ला बोल देगा कल, और हम कुछ नहीं कर। पहले रंजीत सिंह जो है वो हमारे साथ कर चुका है ये काम, वो भी एक डाकू था जिसने पूरे पंजाब और केपी को इस तरह जलील किया उधर मुसलमानों को, और सबको, कुछ लोग उसको हीरो मानते हैं, उनकी ज़िहनी सलाहियत पर शुबा है, मतलब सिख उसको हीरो माने समझ आती है। लेकिन जो मुल्तान में उसने किया, और ओवरऑल उसने जिस तरह डिस्ट्रॉय किया मुसलमानों का एजुकेशनल सिस्टम, मुसलमानों का फाइनेंशियल सिस्टम, उस गुलामाना ज़हनियत में डाला और उस तबाही में डाला, इससे आज तक नहीं निकल सके। तो वही वाली बात है कि आप डाकू को इनवाइट करते हैं उस तरह। तो और उसमें हमारे अफगान भाइयों का भी बड़ा हाथ है इस चीज में कि रंजीत सिंह कैसे कामयाब हुआ, वो भी एक हिस्ट्री है पूरी, कि मुसलमानों को आपस में लड़ने से फुर्सत ही नहीं थी, और एक जो है वो रूल ऑफ लॉ की बजाय एक विम्स की बेस पर एक जो है वो एक्सप्लॉयटेटिव ऑर्डर आ गया, जिसको अल्टीमेटली एडवांटेज उठाते हुए डाकुओं का गैंग पंजाब और केपी पर काबिज हो गया। तो बिल्कुल उसी तरह ये चिट्टे डाकुओं ने वेनेजुएला पर डाका डाल दिया है, तो हमारे साथ जो ये किया जा रहा है, कल हमारे ऊपर भी कोई डाका डाल देगा इसी तरह। तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस। वन कैन होप फॉर द बेस्ट अपॉन दिस।